विद्यार्थियों, इस समय हम सब तुगलक काल का अध्ययन कर रहे हैं और तुगलक काल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मोहम्मद तुगलक की योजनाएं। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं हम आपको कल बता चुके थे कि गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। ठीक है। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाईं जिससे आर्थिक सुधार हो सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं प्रायः असफल रहीं क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया। और आप जानते हैं ये योजनाएं दोआब में कर वृद्धि, ठीक है, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन। तो हम आपको बता दें कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। उसने वहां भूमि कर में वृद्धि की तथा कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। जिस समय यह कर लगाया गया उस समय यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी और बड़े कर की वसूली जारी रखी। अतः खेती बर्बादी की ओर अग्रसर हुई। किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। इन कारणों से लोगों ने कर लेने से और कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज और ऋण की व्यवस्था भी की, किंतु तब तक विलंब हो चुका था। अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना यह असफल हुई। और इसके बाद में दिल्ली में दौलताबाद राजधानी परिवर्तन, मोहम्मद बिन तुगलक को इसके नाम से जाना जाता है। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार बनाया, जो यादवों का गढ़ था। वह दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट न हो इसलिए राज्य द्वारा सुविधाएं भी दी गई थीं। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। वे वहां से दिल्ली वापस आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा मौसम आदि दिल्ली से भिन्न था। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना कठिन है। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी परिवर्तन की योजना भी असफल हो गई। इसके बाद में जो तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन तो उस समय क्या था? उस समय विश्व भर में चांदी उत्पादन में काफी कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। ठीक है। तो इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर ही लेकिन उसने रखा। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों
ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिए थे। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई, जाली सिक्कों की भरमार हो गई, तो विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया। अतः भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए। इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। सांकेतिक मुद्रा जो थी वो तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्कों पर आधारित थी। यदि कोई राज चिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद ये स्थिति न आती। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से इसकी योजनाएं असफल हुई। और हम आपको बता दें कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान था। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए थे। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सका था। तो सुल्तान केंद्रीय शासन का मुख्य था, लेकिन वह असफल रहा नियंत्रण करने में। दक्षिण के दो नए राज्य विजयनगर और बहमनी राज्य, उनका अस्तित्व बढ़ गया था। पूरब में बंगाल स्वतंत्र हो गया था। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को शांत करने में लगा रहा। एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा और 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।